मॉर्निंग। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। गुड मॉर्निंग, सभी लोग उठ जाइए। और हो चुकी है मॉर्निंग और हमारे यहाँ चिड़िया भी बहुत ढेर सारी बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का मौसम आज हुई है हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी बारिश। ये देखिए चिड़िया। तो चलिए अब मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। एक पल एक फूल है जो आधा खिला है। एक फूल है जो आधा खिला है। एक तितली है जो बेमन सी उड़ी है। कुछ हवाएं सौर सी लगती हैं। कुछ तस्वीर है जो अधूरी सी लगती है, मगर एक उम्मीद है जो अभी भी जिंदा है। एक मैं हूँ जो हारा नहीं हूँ, एक तुम हो जो अभी खोया नहीं। एक कोशिश है जो दिल से की गर्व है। एक ख्वाब है जो अभी भी सच हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि आज ना पढ़ें या फिर कोई प्रॉब्लम है कि आपकी तबीयत ख़राब है या आपका मन कुछ और कर रहा है, जैसे कि जो भी आपका मन करे आप कर लो। जैसे कि मूवी देखने का मन कर रहा है तो मूवी आप देख लो अच्छे से, 1 घंटे की 2 घंटे जो भी करना है। आपको मन कर रहा है इंस्टाग्राम चलाने का तो इंस्टाग्राम चला लो। कुछ भी A to Z। अगर कुछ नहीं मन कर रहा है तो अगर आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप ये कुछ अच्छा सा बना के खा लो, आपको कम से कम अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT। और ये आपकी 8th क्लास की NCERT है, इतिहास और नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो इतिहास चैप्टर बहुत लोगों का जो है कमज़ोर होता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें। तो चलिए आज हम NCERT और इतिहास की पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन होता है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है। प्रथम मार्ग वो कौन सा बनाते हैं, दूसरा मार्ग कौन सा बनाते हैं, और इसी में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम NCR को नोट करते हैं और किस तरीके से नोट्स बनाएं। क्योंकि आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपने पहले पढ़ा, उसके बाद आपने रिवीजन किया, उसके बाद जब आपका मन करे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए या रिपीटेड करना चाहिए, तो इतना ढेर सारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने जो जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आपने लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो वो आपके जो है मन में ना बैठ जाएगा एकदम बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने जो है कालीकट बंदरगाह 1998 में पहुँचा था, उसने भारत की खोज की थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। पूरी आप एक बार अच्छे से पढ़िए। जो भी आप चैप्टर ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसके हमें नोट्स बनाना चाहिए, इसको एक जगह पर लिखना चाहिए, इसको लिख लें ताकि हम ये इम्पोर्टेंट है इसको भूलें ना, ताकि इसको हम बार बार पढ़ते रहें। क्योंकि इतनी मोटी बुक है, और भी सारी बुकें हैं। वैसे तो इसकी NCERT की जो बुक होती है वो इतनी मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 6 क्लास की हो जाती, 7th की हो जाती, 8th की हो जाती, 9th की हो जाती है, तो इसको ना इसी को तो कवर करना नहीं है, बाकी अदर वाली हैं
तो चलिए अभी देख लेते हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। उन्होंने समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, जैसे यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे अपने यहाँ भारत व्यापार करने। अपने यहाँ भारत में इन लोगों का आगमन हुआ। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे, और जो अंग्रेज़ थे ये 1600 ईस्वी में आए थे, और जो डच थे ये 1602 ईस्वी में आए थे, और फ्रांसीसी जो हैं 1664 ईस्वी में आए थे। और फैक्ट्री कोठी शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों को स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी। इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारी सशस्त्र सैनिक तैनात करते थे। अपने यहाँ भारत के लोगों को तैनात नहीं करते थे, वो खुद यूरोपीय सैनिक लाते थे, वहाँ से उन्हीं लोगों को तैनात करते थे। फिर देखते हैं, अभी ये है विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से उन लोगों ने हमारे यहाँ व्यापार करना चाहा। वो चाहे साम हो दंड भेद हर तरीके से, कोई तरीका ये नहीं कि अपनाया नहीं, कोई ऐसा तरीका उनका नहीं बचा जो अपनाया ना हो। और मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग 1608 ईस्वी में आने पर प्रथम अंग्रेज राजदूत था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 ईस्वी में आया था, जो कि अपने यहाँ भारत आया था, और ये प्रथम राजदूत था। इसके बाद टॉमसन 1615 ईस्वी जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुग़ल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी थी, जिससे जहांगीर जो है बहुत प्रसन्न हुए। और ये रहा भारत का ये जो मैप है, नक्शा है, जैसे कि इसमें डच कहाँ से आए थे, फ्रांसीसी किस साइड से आए थे, पुर्तगाली, ये सारे जो है समुद्री इलाके से आए थे, पानी करके उसमें मतलब नाव वगैरह बना के। तो अंग्रेज फ्रांसीसी व डच कहते हैं व्यापार की छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा गारंटी देंगे। अब देखिए ये किस तरीके से जो है अंग्रेज कह रहे थे कि व्यापार की छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, नहीं तो मौका मिलने पर हम लोटा डुबो जाएंगे। बताइए, इस तरीके से बात करते थे हमारे यहाँ, मतलब अंग्रेज एकदम पूरा धमकी जैसा दे रहे थे। ठीक है, अब चैप्टर है भारत अंग्रेज राज्य की स्थापना। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विदेशी अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी चला था। और कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है ये 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं से खूब फ़ायदा उठाया कि लूटपाट धोखाधड़ी हर चीज़, कुछ भी बाकी नहीं रखा था जो कि किया ना हो। अब आते हैं भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मैसूर का युद्ध हो गया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। और
ये 18वीं शताब्दी में इस तरीके से अपना भारत था, और मतलब भारत था जो कि इधर इधर रास्ते से ये लोग आए थे इसके यहाँ। और फिर हो गया द्वितीय आंग्ल भाषा मैसूर और तृतीय आंग्ल भाषा मैसूर का युद्ध जो है 1790 ईस्वी में और 1792 ईस्वी तक चला था। और अब हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी से। इसमें टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने अंग्रेजी सेना को अपने सैनिक वगैरह जो है बनाए थे। ठीक है, डलहौजी की विलय कि डलहौजी किस तरीके से, डलहौजी की नीति क्या थी, डलहौजी की जो है क्या उद्देश्य थे, ये सारी चीज़ें। अब फिर भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, जैसे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, यहाँ पे तभी इस समय अकाल पीड़ित लोग हो गए थे, मतलब भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। ठीक है, इस तरीके से हो गए थे। आपको पता है कि टीपू सुल्तान क्या कहते थे? एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भीड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। और ये कहकर ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्रांतिकारियों में प्रमुख उत्तर प्रदेश का बहुत योगदान रहा, जैसे बेकारपुर, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज का, फैजाबाद का, बहराइच का, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, झांसी, इन सब को बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला, बरेली में खान बहादुर खां, और गोरखपुर में गजाधर सिंह, सुल्तानपुर में शहीदपुर। तो ये आज हो गई हमारी NCERT। और आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा, पढ़ने का तरीका या बताने का तरीका अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर हमारे वीडियो को करिए। और अगर कोई कमी है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हम उसको आगे चल के और बेहतर कर सकें और आपको अच्छी सी अच्छी जानकारी प्राप्त करवा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।